अवाम के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुर्तज़ा सोलंकी। 38 साल पहले पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसले के बाद कत्ल किया गया। आज हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा ज़हीर अहमद। ख्वाजा साहब पाकिस्तान की सिविल सर्विस में आला ओहदे पर रहे हैं और उन्हें उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को करीब से देखने का मौका मिला। हालांकि वो एक अहम सरकारी पोजीशन पर फायज़ हैं, उनका दर्जा वज़ीर ममलकत का है, लेकिन आज वो हमारे साथ एक सरकारी ओहदेदार के तौर पर नहीं बैठे, बल्कि वो एक ऐसे ऐनी गवाह के तौर पर हैं, एक जिन्होंने तारीख़ का वो दौर अपनी आँखों से देखा है और उसी हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भुट्टो साहब के साथ आपकी जो शनासाई है वो कैसे हुई, किन मौक़े पर आपको उन्हें देखने का और उन्हें काम करने का मौका मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक तारीख़ के कर्ज़ के तौर पे ये मुझे मौका दिया कि कुछ बातचीत कर सकूँ। भुट्टो साहब के साथ मेरी जो शनासाई हुई वो तो बहुत सरसरी तौर पे हुई। बतौर तालिब इल्म के यूनिवर्सिटी में थे हम। ये जब ताशकंद से वापस आए 1966 की जनवरी में, तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे फाइनल में, और हम हॉस्टल में कुछ हमारे ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियां भी थी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के ऑडिटोरियम में एक एफ्रिशियन कॉन्फ्रेंस हुई जिनकी इन्होंने सदारत की। उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भी मौका मिला चाय पे इनके साथ इंटरेक्ट करने का, मामूली सरसरी तौर पे। सिर्फ ऑफिस बेयरर्स को मिलाया गया, मुख्तलिफ यूनियंस के और यूनिवर्सिटी के। मैं हॉस्टल नंबर 2, जिसका नाम बाद में सर सैयद हॉस्टल हुआ, उसका सेक्रेटरी था। उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात उनके साथ उसी ऑडिटोरियम में 28 फरवरी 1971 में हुई, एक दिन पहले मिंटो पार्क वाले जलसे से। उस रोज़ वो पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन के हल्फ बर्दारी के लिए आए थे। राशिद भट्ट साहब उनके सदर थे। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी की जामिया में शोबा इक़्तिसादियात में लेक्चरर था और हम स्टेज पे मौजूद थे। तो वो मिलने एक जो हमारे कोलीग थे मिले। जब वो मेरे पास पहुँचे तो हाथ से जब मिलाया तो उन्होंने मुझे बाई नेम बुलाया। 5 साल बाद, 5 साल और 1.5 महीने के बाद, कि ज़हीर कैसे हो आप, आपने फैकल्टी ज्वाइन कर लिए। तो इर्द गिर्द मेरे जो कुलीग थे तो उन्हें कहने लगे कि आपने कभी बताया नहीं कि आपकी वाकफियत है। मैंने कभी नहीं, मुझे अचानक मुझे भी नहीं पता हुआ। तो मैंने फिर जब उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम है कल। तो हंस के कहने लगे कि मैं यहाँ तुम्हें तो नहीं बताने आया, लेकिन कुछ तखीर की बात होगी, और आगे चले गए। उस फंक्शन के बाद हम प्रोफेसर मुनीर थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, तो हम ये कुछ दोस्त मिल के तो बेगम चंदी के घर फ़ख्र इमाम के साथ हम उनके घर चले गए चाय माय के लिए शाम को। तो वहाँ गपशप में यही बात होती रही और हमने यही बात कही कि कल वो पोस्टपोनमेंट की बात करें। बात ख़त्म हो गई। जो ये 2 सरसरी मुलाकात थी। मेरी तीसरी सरसरी मुलाकात हुई मार्च 73 में शकरगढ़ के गांव है लेसर कलान। मैं उस वक्त सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुका था और वहाँ हम जंग से मुतअस्सरा लोगों की बहाली का काम कर रहे थे जब शिमला मुआहदे के बाद।
उस वक्त भुट्टो साहब आए एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उतरे, हमने उनको रिसीव किया, सिविल मिलिट्री क़यादत उनके साथ थी। तो वहाँ जब उतरे तो उन्होंने कहा ज़हीर आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी मैं इंचार्ज हूँ इस एरिया का जहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी आप प्रेजेंटेशन? उन्होंने कहा नहीं मैं लोगों से बात करूँ। तो लोग खड़े थे गांव के, काफ़ी रश था, तो सरसी सी बात हुई, तो वो वापस चले गए। मेरे सारे कोलीग्स ने देखा कि प्रेसिडेंट उस वक्त ये बाई नेम उन्होंने बात भी की और बड़ा मुशफ़क़ाना अंदाज था उनका। ये 3 मुलाकातें बड़ी सरसरी हैं ज़िंदगी में। उसके बाद भी एक सरसरी मुलाकात है, लेकिन इस दौरान अक्टूबर 73 में मेरी बाकायदा पहली पोस्टिंग मरी में हुई एज एसटीएम। तो वहाँ आके मुझे पता चला कि भुट्टो साहब गर्मियों में अपना हेडक्वार्टर मरी में शिफ्ट कर लेते। 3 महीने के, मई के आखिर में आते हैं या मिड में या आखिर में, और फिर अगस्त के एंड तक मरी में क़याम करते थे। तमाम सरकारी फंक्शंस, मीटिंग्स, कैबिनेट, ये सारी मरी में होती थी। तो चौथी मुलाकात जो थी वो मरी में हुई जब उनको हमने रिसीव किया अपने डिविजनल और सिविल हुकाम के साथ। इसमें मरहूम फ़तेह खान बंदयाल हमारे कमिश्नर थे, हसन रज़ा पाशा साहब डिप्टी कमिश्नर थे, जनरल मजीद मलिक साहब थे, मरहूम वो GOC थे मरी में। तो वहाँ जब उतरे तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा अब आप इधर आ गए। मैंने कहा जी। तो पहली बात उन्होंने कही कि कुछ फॉरेस्ट का कुछ करें, ये बहुत तबाही हो रही है। तो उन्होंने इशारा किया वो फ्रंटियर की पहाड़ियों की तरफ। तो मैंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये फ्रंटियर में है, पंजाब में नहीं। पंजाब में तो मुश्किल से आपके हेलीकॉप्टर के लिए जगह मिली उतरने के लिए। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं इसका ख्याल रखें। उसके बाद वो वक्तन फ़क्तन उनसे, क्योंकि मरी में फंक्शंस भी होते थे, वो डिनर भी करते रहते थे। तो फ़ौज के कैंपों में भी 12 डिवीज़न के मेस में, गड़ियाल में, लोअर टोपा में, अपर टोपे में कोई ना कोई, या पुलडना के एडम स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। जब वो सीज़न के दौरान आते थे तो वो कोई ना कोई सरसरी मुलाकात उनसे होती थी। इस दौरान उन्होंने मेरे ज़िम्मे मरी की डेवलपमेंट के लिए काम लगाए, फंड्स दिए बड़े लिबरल, और उस पे उनके इस्तेमाल पे पूरी अपनी तसल्ली का इज़हार किया। और फिर इसी दौर में वो इतने खुश थे मरी के जो बेहतरी हो रही थी मुआशी भी और तरक्याती भी, कि जून 76 के आखिर में समिट अफ़गान सदर दाऊद के साथ भी मरी में करने का एहतमाम कर दिया गया। इस कदर खूबसूरत थी मरी उस साल, दुल्हन की तरह थी। तो यूँ ही वो मई में उतरे तो उन्होंने उसी दिन कहा कि अच्छा वो इंस्ट्रक्शन दे दें दफ्तर खारजा को कि वो जो समिट होगा वो अगले महीने मरी में होगा, पिंडी में नहीं होगा। उस दौरान फिर समिट बहुत कामयाब हुआ, एग्जाम्पलरी था वो सारा। बस वहीं से उनका जो है मेरा ख्याल है कि काम शुरू हो गया ख़राबी की तरफ, क्योंकि वहाँ ड्यूरेंट लाइन का फैसला हो गया। ख्वाजा साहब, आप बात कर रहे थे मरी में जो सरबराह मुलाकात थी सदर दाऊद और भुट्टो साहब की, उसमें क्या क्या हुआ था? वो समिट तो गुजर गया, खाना भी, वो डिनर विनर भी हुए, लेकिन उसमें उस दौरान हमें तफसीलात का नहीं पता चला। लेकिन समिट के 2-3 दिन बाद मरहूम जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब जो 12 डिवीज़न के डिवीज़नल कमांडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब का डिनर किया 12 डिवीज़न के मेस पे माल रोड पे, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक शामिल हुए। सिविल साइड से भुट्टो साहब के अलावा रफ़ी रज़ा साहब थे, एक हमारे कुलीग अभी हाल ही में फ़ौत हो गए हैं चौधरी फैज़ुर रहमान, वो एग्जेक्टिव ऑफिसर थे मरी में, और मैं था। और बाकी लोग जो लॉन में जो प्री डिनर गपशप कर रहे थे इधर उधर, तो हम इकट्ठे खड़े थे, जिसमें प्रेसिडेंट कार्टर की बातें हुई कि इलेक्शन कौन लड़े जीतेगा, फोर्ड जीतेगा,
प्रेडिक्शंस होती रही, मुख्तलिफ बहस शहस होती रही। इसी दौरान में दाऊद के समिट की बातचीत शुरू हुई तो भुट्टो साहब ने ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्यूरेंट लाइन पे फैसला हो गया। उस पे सारे चौंके कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ये अहमद वहीद अब्दुल्ला जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और अजीज़ अहमद ने एक इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ शराइत थी जो मैंने नहीं मानी, लेकिन बिल आखिर हमारा फ़ैसला हो गया है। और फ़ैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं और जो जिनकी लीडरशिप उस वक्त हैदराबाद ट्रिब्यूनल में ट्रायल हो रहा था आर्टिकल 6 का, उससे पाबंदियाँ उठा लेगी और काबुल जो है वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करेगा एक बैनुल-अक़वामी सरहद के तौर पर। और दोनों काम जो हैं ये यक वक्त साइमल्टेनियस अनाउंसमेंट्स होंगी इस्लामाबाद से और काबुल से। इस पे जनरल ज़ियाउल हक ने फ़ौरन कहा कि सर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको गद्दार कहा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा जनरल साहब छोड़िए इस बात को, ये यक तरफ़ा, ये हमने रेफरेंस तो किया था लेकिन खान वली खान ने या उनकी पार्टी ने अपना दफा नहीं किया और ये यक तरफ़ा फ़ैसला हुआ है। और यक तरफ़ा फ़ैसला जो भी होता है वो कोई जुर्म भी साबित हो सकता है किसी पे, ये उनकी गलती थी या सियासी मसले थी, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रायल हो रहा है तो रफ़ी रज़ा साहब से पूछा कि भाई कितने गवाह हमने मुकदमे में लगाए हैं, तो उन्होंने कहा जी गालबन को 564 के करीब है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि 2-3 महीने में कितने हुए हैं, उन्होंने कहा 2 या 2.5 हुए। तो फिर उन्होंने जनरल साहब को कहा जनरल साहब अगर इस रफ्तार से चले तो ये इटर्निटी तक मुकदमा चलेगा, तो ये मकसद नहीं है, हमारी कोई मुखासमत नहीं है उनके साथ, कुछ हालात हुए, हमने उनकी पार्टी पे बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बजाय इस बात के कि बैन सही है या गलत है, वो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने हमें कहा कि इनका ट्रायल करें, कानून के तहत करें, अगर नहीं कानून तो नया कानून बना के करें। तो हमें थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ा, हमने नया लॉ बनाया, तो हमें वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कंप्लाइंस करनी पड़ी, वरना हमारा ये मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ उनको टेम्परेरी डिसेबल करना था, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी और किस्से हो रहे थे। सही। तो उस पर फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी बातचीत की, उन्होंने कहा छोड़े ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें और बड़ा काम है आगे। तो इसके बाद फिर वो डिनर अनाउंस हो गया। जब अंदर गए तो वहाँ भुट्टो साहब ने फिर और तकरीर भी की, तमाम गैरिजन के ऑफिसर ऑडिटोरियम में जमा थे। जनरल साहब ने वहाँ उनको कुरान पेश किया, भुट्टो साहब ने अपना नुक्ता नज़र बताया, कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो पब्लिकली मैं अभी भी शायद ना कह सकूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसकी लब्बे लबाब ये था कि जनरल साहब ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ब्लांक चेक दिया है फ़ौज को री-इक्विप करने का, मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मैं दुनिया के किसी कोने से जो मर्ज़ी ख़रीद लाऊं, फंड्स कोई मसला नहीं है, और जो कुछ इस गवर्नमेंट ने किया है वो गुज़श्ता 24 साल में नहीं हुआ। ये जनरल ज़ियाउल हक ने कहा। तो उन्होंने बहुत एश्योरेंस के साथ कहा कि मगरब से दुश्मन आए या मशरक़ से आए, शमाल से आए या जुनूब से आए, हम आपके लिए अपनी जान देंगे, इस मुल्क के लिए जान देंगे। भुट्टो साहब ने भी यही कहा था कि मैं अगरचे बातचीत हो रही है कि नो वार पैक्ट हो और आइंदा हम अमन से रहें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सबको कि अगर आइंदा जंग हुई तो वो पाकिस्तान की ज़मीन पे नहीं होगी, वो दुश्मन की ज़मीन पे होगी। ये मेरी एश्योरेंस है। तो इसके साथ ही फिर वो डिनर ख़त्म हो गया। लेकिन उस दिन जब हम डिस्पर्स हुए वहाँ से, तो मैं और फैज़ुर रहमान मरहूम के दोस्त से हम आपस में हमारी गुफ्तगू हुई थी। हमारा ख्याल था कि वज़ीर आज़म ने आज ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा अपने पत्ते खेल दिए और ये ख़तरनाक हो सकता है, ये ख़तरनाक हो सकता है। ये हमारा अपनी असेसमेंट थी, क्योंकि ये हमने इसलिए भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त ये भी पूछा कि कौन जीतेगा अगला इंतखाब। किसी ने फोर्ड का कहा, किसी ने कार्टर का कहा, फैज़ ने कार्टर का कहा। जब फोर्ड का कहा तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, फोर्ड तो नायब सदर भी मुंतखब नहीं है, नॉमिनेटेड सदर है, नॉमिनेटेड सदर नहीं जीता करते। फोर्ड जीतेगा, कार्टर जीतेगा, लेकिन कार्टर का जीतना हमारे लिए अच्छा नहीं है।
उसकी वालदा इंडिया में काम करती रही हैं और वो पाकिस्तान से इतना सिंपैथेटिक नहीं है। हमारे लिए डिफ़िकल्टीज होंगी तो हमें अपने सोच समझ के अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा। ये बातचीत उस दिन जब हुई तो हम बहरहाल परेशान, थोड़े से कंसर्न्स हमारे थे, लेकिन हमें ये नहीं था यकीन कि वो कुछ होगा जो हुआ। बाकी आपको पता है कि इसी मुआहदे की वजह से मेरे अपने ज़ाती असेसमेंट हमारी ये थी कि जो 20 महीने पहले उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व की, इंतखाबात जो वक्त से पहले, जी, वो इसलिए की कि ये उन्होंने साथ बताया कि हमने दाऊद ने ये मुतालबा किया है कि हम बलूचिस्तान और के उस वक्त के फ्रंटियर में नैब की हुकूमतें बहाल करें। तो भुट्टो साहब ने कहा कि हमने उनको परसुएड कर लिया कि ये हिस्ट्री वापस नहीं जाएगी, लेकिन आइंदा अगर वो जीत गए तो हम हुकूमत उनको दे दें, खुशी से दें। और उसी हवाले से वो वक्त से पहले इंतखाबात कराए। लेकिन उन इंतखाबात में क्योंकि फिर वो नैब वो जो नई बनी थी ANP शेरबाज मज़ारी साहब के साथ NDP, उसको उन्होंने मर्ज करा दिया PNA में इंतखाबी लिहाज से, ताकि उनका ये अंदाज़ा ना हो कि कहीं नया इंतखाब जो है वो नैब के हवाले से रेफरेंडम का दर्जा ना दे। तो वो फिर एक लंबा काम हो गया जिसमें तो एक तरफ से इन इंतखाबात से पहले भुट्टो साहब जो है वो पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जो तनाज़ात थे उनको और अंदरूनी तौर पर जो नैब और इनके साथ बलूचिस्तान वालों के साथ जो तनाज़ात थे उसको ख़त्म कर रहे थे और अंदरूनी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम कर रहे थे। भारत के साथ कोई उनकी बातचीत थी या जो मुस्तकिल तनाज़ा था उस तरफ कोई सोच थी उनकी? उस रात जब गुफ्तगू शनीद की तो उन्होंने कहा ये पहला कदम है, हमने बाकी मसले भी हल करने और हमें यकीन है कि हम बाकी मसले भी हल कर पाएँ अगले दौर में। और उनको ये जो दोनों तरफ मशरक़ और मगरब की तरफ तनाज़ात को ख़त्म करना, मुल्क के अंदर जो एक रिकन्सिलिएशन है वो करना, इसके लिए ये सिर्फ उनकी अपनी सोच थी या कोई उनको बैनुल-अक़वामी मदद, हिमायत वो भी? रीजनल सपोर्ट थी। हमारा अपना ज़ाती असेसमेंट ये थी कि क्योंकि उस वक्त KK हाईवे चाइना के साथ चल पड़ा हुआ था और ड्यूरेंट लाइन जो है उस वक्त चाइना का वहाँ कोई रोल नहीं था, ना कोई असर था, लेकिन ड्यूरेंट लाइन पे दाऊद या कोई और रशियन नॉर्ड के बगैर आगे नहीं चल सकते थे क्योंकि अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर रशियन कंट्रोल में था। तो ये जो हमारा सेपैक वाला अभी चला है तो इसका वो जो नज़रिया था इसका रूट्स वहाँ हैं। रूस और चीन की दोनों को भुट्टो साहब साथ लेके चल रहे थे और उसी वजह से, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज़ था वो बड़ा मोहतात था क्योंकि अगर किसी ने KK हाईवे को देखा है तो KK हाईवे का जो इंडस पोर्शन था वो सिंध के दाएं तरफ था और उसको डेरा गाजी खान से शुरू किया। मैंने वो देखा हुआ क्योंकि मैंने उधर भी नौकरी की है। तो गदाई के इलाके में कोई 12-14 किलोमीटर पे आके तो फिर जब मार्शल लॉ लगा तो पहला काम ये हुआ कि इंडस सुपर हाईवे को बंद कर दिया गया। इंडस सुपर हाईवे भी पार्ट ऑफ द CBMs था जो रशिया और चाइना के साथ सही किसी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर सही आगे बढ़ रहा था। ठीक। और इस बात की तस्दीक जो है वो बाद में मुझे अगेन ज़ाती तौर पर ये देखने का मौका मिला क्योंकि 24 जनवरी को 77 को जब पहला जलसा लियाकत बाग में हुआ इलेक्शन वाला, उसमें भुट्टो साहब ने ये बात बताई कि हम बाकी मसले भी हल करेंगे। ठीक। मुझे एक मुख्तसर वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद हम ख्वाजा ज़हीर अहमद साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्फ़े के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं तारीख़ के एक ऐनी गवाह ख्वाजा ज़हीर अहमद साहब से। उन्होंने भुट्टो साहब के बारे में जो बातें की हैं उस हवाले से कुछ मज़ीद सवालात हैं। ख्वाजा साहब ये मुझे बताइए कि भुट्टो साहब बहुत दूर अंदेश, बहुत पढ़े लिखे
सियासतदान थे इस मुल्क के, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़ियाउल हक किस तरह के आदमी हैं और क्यों उनका इंतखाब किया? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो उनका पोस्चर था या उनका जो बाकी थी, लेकिन रेट्रोएक्टिवली अगर आप मुझसे पूछें, और क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब से भी मेरी मरी के दौरान ही शनासाई हुई और हमारी काफ़ी अच्छी शनासाई थी, तो उनको एक पहला गिला जो हमने बिल्कुल देखा कि मामूली सा है लेकिन था बड़ा सिग्निफिकेंट। जब भुट्टो साहब ने 72 में जनरल गुल हसन साहब को कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाया तो उस ओहदे का नाम बदल के चीफ ऑफ स्टाफ कर दिया सारी तीनों फोर्सेस का। लेकिन टिक्का खान को 4 साल दिए, लेकिन जब ये ज़ियाउल हक साहब की बारी आई तो वो टेन्योर कम करके 3 कर दिया। जनरल साहब ये बड़े मामूली तरीके से लेकिन ये बात किया करते थे कि हमारे साथ अच्छी नहीं हुई, हमारा मियाद कम कर दी। ये मुझे बताएं कि ये जो फैसला हुआ फ़ौजी बगावत का, आपको कुछ अंदाज़ा था कि क्या खिचड़ी पक रही है, या भुट्टो साहब को अंदाज़ा? मुझे नहीं, मैं पीएनए की जब मूवमेंट शुरू हुई ना जी, 2 बातें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 1977 में जब इंतखाब हुआ तो कुछ ज़ाती वजूहात बिना पे मैंने माजरत कर ली, ज़ाती वजूहात, कोई इंतज़ामी नहीं थी। मैं इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं था, ना सूबाई असम्बली के लिए ना नेशनल असम्बली के लिए। तो यूँ ही इंतखाब के बाद ये पीएनए की मूवमेंट शुरू हुई तो मेरी पोस्टिंग हो गई पिंडी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, और सारा एजिटेशन जो था उसके बाद मार्शल लॉ भी लगा। उस वक्त हम पिंडी में थे, वहाँ कोई ऐसा बात कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि कोई मिलिट्री कू की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का जो रेला एक एक्सपेक्टेड था वो 30 अप्रैल की लॉन्ग मार्च थी। वो लॉन्ग मार्च वर्चुअली अबंडन कर दी गई। पीर पगाड़ा साहब ने इनकार कर दिया लीड करने को। वो इस्लामाबाद में मुकीम थे चौधरी अरशद साहब के घर में। तो मूवमेंट के एक दिन पहले उन्होंने दरख्वास्त करके अपने आप को डिटेन करवा लिया। उनको होटल इंटरकॉन्टिनेंटल उस वक्त नाम होता था पीसीएम का, तो वहाँ उसके 6ठे फ्लोर पे डीसी साहब ने एमपीओ के तहत डिटेन कर दिया, जहाँ वो फिर दूसरे दिन भुट्टो साहब की मुलाकात भी हुई। उस दिन के बाद जब ये लॉन्ग मार्च तकरीबन फेल हो गई, उसी दिन भुट्टो साहब बाहर निकले और शहर में खुली जीप में आए और गराटो चौक में उन्होंने वो लेटर दिखाया। राजा बाज़ार में? गराटो चौक कैंट में, राजा बाज़ार के अंदर से गुजरे, ये कमेटी चौक से दाखिल हुए, ट्रंक बाज़ार से होते हुए, राजा बाज़ार से होते हुए फिर वो ये कैंट में आ गए। वहाँ उन्होंने साइरस वांस का ख़त दिखाया कि हाथी जो है ये मुझे धमकी भी दे रहा है और अभी ख़त कर रहा है कि अंदर बैठ के बात करें, बाहर ना बात करें। तो उससे इंटरनेशनल साजिश की बात भी चली। वहाँ से भुट्टो साहब पीर पगाड़ा को मिलने आ गए। इंटरकॉन्टिनेंटल में थोड़ी सी गप हुई, दूसरे दिन अखबार में फ्रंट पेजेस पे तस्वीरें लग गई। 2-3 दिन बाद भुट्टो साहब ने पिंडी की इंतज़ामिया को, इंक्लूडिंग द कांस्टेबल्स जो ड्यूटी पे थे लॉन्ग मार्च पे, उनको सियाला ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया। वहाँ उन्होंने एड्रेस किया मैं और कहा, शुक्रिया अदा किया कि जी आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन मैं सिर्फ मज़ीद बात नहीं करना चाहता, मामलात उलझ जाएं, क्योंकि हमारी बातचीत हो रही है अपोजिशन के साथ। तो ये एजिटेशन, वो कहने लगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जिस तरह कल यहाँ मैनेज हुआ है आइंदा भी हो सकता है, लेकिन जो आप मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे, तो बस मैं आपसे इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मामला उलझ जाएंगे। क्योंकि उसी से हाले के अंदर पीएनए के सारे लीडर डिटेन थे, मुफ्ती महमूद साहब समेत मरहूम के, और वहीं उन्होंने इस्तकबाल भी किया भुट्टो साहब का। जब हुआ तो बदकिस्मती थी उस वक्त
कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो PNA और भुट्टो साहब के दरमियान मसालहती किरदार अदा कर सकता। हमें सऊदी सफ़ीर की खिदमत लेनी पड़ी, रियाजुल खतीब साहब की, जो कि वैसे ही डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़, लेकिन तारीख़ का एक जबर था, करना पड़ा। अंदर के अंदर जो कुछ हो रहा था किसी को पता नहीं था, लेकिन यूँ ही मुआहदा करीब पहुँचा तो एकदम ये वाक़या हो गया। उस रात जो अमेरिकन एम्बेसी की वो आखिरी इंडिपेंडेंस 4 जुलाई की फंक्शन अटेंड करके आए भुट्टो साहब, तो रात को जो हुआ फिर हुआ। दूसरे दिन शाम तक लोगों को नहीं पता था, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था जैसे मार्शल लॉ भुट्टो साहब की मर्जी के साथ हो रहा है। ये एक इंप्रेशन था जनरल। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ नहीं था जी। और पहले जो भी टेक ओवर हुआ, चाहे सिकंदर मिर्ज़ा हो या अयूब खान का हो या यहया खान का था, तो उसके नतीजे में कोई सियासतदानों को कोई कत्ल करना या कत्ल के तरीके से उनको हटाना, इसकी कोई कोशिश नहीं हुई। ये ज़िया और भुट्टो साहब के दरमियान इतनी क्यों हुई? ये देखिए, वो उसकी वजह जो पहले 2-3 कू हुए, बल्कि हकीकतन तो 2 हुए लेकिन थे 3। एक 8 अक्टूबर को हुआ, फिर 27 अक्टूबर को हुआ, फिर 25 मार्च को हुआ वो जो, और फिर दिसंबर 71 वाला हुआ। दुरुस्त। ये सारे कू एक चीफ ने दूसरे चीफ के खिलाफ किया। ये कंप्लिसिट या कम्प्लिसिस का आपस में था। ठीक। ये पहला कू था जो एक होस्टाइल जी पोजीशन से लिया गया, जो कंप्लिसिट नहीं थे किसी काम में। सही। लेकिन करना उसको, वो पहले तो शायद नहीं था, इतना अंदाज़ा नहीं था, लोगों को ख्याल था कि इलेक्शन भी हो जाएंगे जो अक्टूबर में होने थे। लेकिन ये मीडिया ने एक स्टोरी चलाई, और बहुत ख़तरनाक स्टोरी चलाई, कि एक कब्र है और 2 उम्मीदवार। यहाँ से मामला ख़राब होना शुरू हो गया। तो ज़िया-उल हक ने यही समझा कि भुट्टो साहब अगर बहाल होते हैं तो उसके बाद वो गालिबन उनकी एक तुर्श गुफ्तगू भी हो गई। जब कू के बाद ज़िया साहब मिलने गए मरी, जहाँ भुट्टो साहब को रखा था, तो वहाँ उनके दरमियान कुछ तल्ख और शीरीं बातचीत हो गई। वो भी था बुनियाद। उसकी कोई तफसील है? कोई तफसील नहीं। वो उनके ADC जो पुराने हैं, वो अभी तक जो OSD सिक्योरिटी थे खालिद लतीफ़ साहब पुलिस के, उनसे कभी पूछ लीजिए, वो वहाँ थे। लेकिन असल ये हुआ जब इन्होंने एक कब्र और 2 की बात की। मैं अगर इसको फास्ट फारवर्ड करके ले जाऊं, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को किसने क्यों कत्ल करवाया, और ये जो साहब हैं मसूद महमूद, वो जो सुल्तानी गवाह बने, ये क्या मामला था? ये देखिए, जब तक इंतखाबात मुलतवी होने का फ़ैसला नहीं हुआ तब तक मामलात ठीक चल रहे थे। टर्निंग पॉइंट जो है मेरी अपनी असेसमेंट में वो हुआ कि जनवरी 77 में पहले जलसा पीपल पार्टी ने किया था लियाकत बाग में, जहाँ से किक स्टार्ट की थी ना, उसके बाद PNA ने किया था। भुट्टो साहब का जो जलसा था पहला, ये बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी सारा दिन, लेकिन जैम पैक था लियाकत बाग, और सड़कें भी उभरी थी। जनरल ज़िया-उल हक भी स्टेज पे खड़े थे मेरे साथ, ना सिर्फ स्टेज पे खड़े थे बल्कि स्टेज इन्होंने ही बनवाया था लियाकत बाग में इलेक्शन से पहले। लेकिन जो सितंबर में दूसरी कैंपेन में, उस वक्त पहले हुआ PNA का, और 2 दिन बाद बेगम भुट्टो ने किया, तो उससे बहुत लहरें, गलत लहरें चली गई हर तरफ, क्योंकि PNA का जोर नहीं नज़र आया पिंडी में। उसके बाद जब ये ख़तरनाक मोड़ जो मुड़ा, वो मुड़ा 30 सितंबर को पिंडी क्लब में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे मरहूम शेख इशरत अली। इन्होंने एक चाय की रिसेप्शन दी थी जनरल ज़िया-उल हक साहब को। बहुत रूटीन की बात थी, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं थी, हम भी ड्यूटी में थे।
लेकिन जब वो बाहर निकले तो ये अखबारी नुमाइंदगान ने गड़बड़ शुरू कर दी, शरारती बातें। और एक सवाल जो पूछा गया कि क्या आप हैदराबाद ट्रिब्यूनल तोड़ रहे हैं, उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन बाद में सवाल पूछा कि आपका खान अब्दुल गफ़ार के बारे में क्या राय, तो जनरल साहब ने बहुत फोर्थराइटली फ़ौरन कहा कि मैं उनको उतना ही मुहब्बे वतन समझता हूँ जितना अपने आप को समझता हूँ। इस बात की स्कूप्स लग गए सुबह। उस स्कूप के अंदाजे हुए कहीं डिसिप्लिन फोर्सेस में डिस्टर्बेंस शुरू, 1 अक्टूबर को जो खबरें ये चली, डिस्टर्बेंस ज़ियाउल हक के खिलाफ, इस रिमार्क्स पे देवर डिस्टर्बेंसेस इन पिंडी डिस्ट्रिक्ट, नॉट इन द सिटी बट इन सबअर्बन एरियाज। तो वो जो 6 रिटर्निंग ऑफिसर पिंडी इस्लामाबाद के लिए मुकर्रर थे, उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन होती थी। वो मेरे दफ्तर के बिल्कुल साथ बैठे थे और वो मेरे साथ चाय पीते थे। अभी हम चाय वाय पी रहे थे तो टेलीफोन आया कि एक में से उनमें से उन्होंने उठाया, कर्नल सुलेमान होते थे पंजाब रेजिमेंट के, वो उनके सीनियर मोस्ट थे। तो जनरल आरिफ साहब ने उनको मैसेज दिया टेलीफोन पे कि आप रश करें, अपनी रेजिमेंट्स को छोड़ दें जो चीज़ जहाँ भी है। उन्होंने फ़ौरन साहब को मार्चिंग आर्डर्स दिए और सब चले गए। उसी शाम को तकरीर हो गई कि इलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन जब उसके दूसरे दिन कहीं इज्तिमा हुआ और जनरल साहब को पूछा गया तो उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब का और भुट्टो साहब का दोनों के बयान दे दिए। उन्होंने कहा ये दोनों इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं। भुट्टो साहब का बयान जो था वो मसावात में एक चीखती हुई हेडलाइन लगी थी कि जनरल साहब पहले एहतसाब कराइए, बाद में इंतखाब कराइए। और पीएन ने पिंडी के जलसे के बाद वैसे बैठ गए, क्योंकि इंतखाब का जो नतीजा था वो नज़र आ रहा। उसके बाद फिर जो हुआ सो हुआ। मसूद महमूद साहब को पकड़ा गया एबटाबाद से। उनको वहाँ से पकड़ के तो मेरे सामने पेश किया गया ऑन ट्रांसफ़र रिमांड। FIA ने मुझे एप्लीकेशन दी कि हम इनका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा, कन्फेशन मसूद महमूद साहब। वो मैंने उनको जुडिशल में भिजवा के तो ड्यूटी लगा दी रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की। वो इस्लामाबाद उस वक्त पिंडी के साथ ही होता था। उन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड किया, मसूद महमूद साहब। उस बयान में उन्होंने भुट्टो साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उन्होंने कोई अपनी ज़ाती मुखासमत का कोई जिक्र किया था, क्योंकि उनका भी ताल्लुक़ कसूर से था, मसूद महमूद साहब। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ट्रायल के अंदर, ये मैं वकील के तौर पे कह सकता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, भुट्टो साहब के जो कौंसल थे दफ़ा वाले, ये उनकी शदीद नालायकी थी। और मेरी बात से बात भी हुई कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि जब ट्रायल आया तो वो जो कन्फेशन था वो मसूद महमूद का गवाह को गिव अप कर दिया गया, उस गवाह को पेश नहीं किया गया और कन्फेशन को किसी और तरीके से दाखिल शहादत में पढ़ा गया। पता नहीं वो असली था या नकली था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक और कन्फेशन लाहौर में रिकॉर्ड किया गया उसी मसूद महमूद तो एक ही मुल्ज़िम के 2 कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए, जो कानूनी तौर पर जो लाहौर वाला गवाह था उसको तो क्रॉस एग्जामिन किया गया, बुलवाया गया, और जो इस्लामाबाद वाला था उसको गोल कर गया। उसकी क्या वजह थी ये वो गवाह बता सकता है या प्रोसिक्यूशन बता सकती है, लेकिन जो नालायकी दफ़ा की थी ये अनपार्डनेबल मेरे नज़दीक। आप जो बात कर रहे हैं उससे ये तासुर मिलता है कि अगर नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल में कोई बंदा मुलविस हो सकता था तो इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो मसूद महमूद ख़ुद हो सकते थे, भुट्टो नहीं थे। ये शफी रहमान साहब की जो पहली इंक्वायरी थी, जुडिशल इंक्वायरी FIR के फ़ौरन बाद, उसमें भी यही कहा था। उसमें ये इन इम्कानात को रद्द नहीं किया गया। ये खासी अहम बात है। हमारे पास आज इतना ही वक्त है और बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कर सकते थे, उनको हम अगले वक्त के लिए उठा रखते हैं।
मुर्तज़ा सोलंकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।